मार्केट के अंदर हल्की मुनाफा वसूली का दिन है। बाजार के पास बहुत अच्छी चीज़ है। वो अच्छी चीज़ ये है कि एक रेंज में फंस रहा है, दोनों को खुश करने की कोशिश कर रहा है। तेज़ी वालों को लग रहा है तो हुआ क्या, छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग ही तो है। और मंदी वालों को खुश ये कर रहा है कि देखिए ऊपर से बाजार को टूटना भी आता है, ऐसा नहीं है कि हर रोज़ तेज़ी ही होगी। तो इसलिए फील गुड वाला फैक्टर, प्लीजिंग वाला फैक्टर, विन विन सिचुएशन वाला फैक्टर आपको मार्केट में दिख रहा होगा। मैं उसकी वजह भी बताता हूँ। देखिए आज 48,39,800 का एक स्ट्रॉन्ग बेस था, सुबह हमने आपको नोटिस कराया था, वो आज का इंट्राडे लो बन गया। 21,550 आज सपोर्ट बेस था, वो मार्केट का निफ्टी का आज का इंट्राडे लो है। तो बाजार ने रेजिस्टेंस को भी रिस्पेक्ट दिया और सपोर्ट को भी उसी लेवल से रिस्पेक्ट दिया। इसलिए दोनों के पास अपनी अपनी बात कहने का बात है। लेकिन कुल मिला के बात पैसा कौन कमा रहा है? पैसा वो कमा रहा है जिसको रेजिस्टेंस पे बेचना और सपोर्ट पे खरीदना आता है। जिसको सिर्फ एक तरफा चलना आता है उसके लिए बाजार अभी कम से कम इंडाइसिस तो नहीं है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। अब आपको थोड़ा संभल कर ट्रेड करने की ज़रूरत है। अच्छा, आप एफ&ओ का डाटा, एडवांस डिक्लाइन, पीसीआर, ये सब कुछ देखेंगे ना, तो उसमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बदलाव कुछ भी नहीं हुआ। कल अगर आप एफआईएस का नंबर, मैं कल तक के डाटा आपको बता रहा हूँ, 69% लॉन्ग पोजीशंस हैं। रिटेल के पास 42% और 57% डीआईएस के पास लॉन्ग पोजीशंस है। पिछले 3 दिन से, शुक्रवार से यानी कि नए साल के पहले से, सोमवार नए साल वाले दिन और आज दूसरा दिन है, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। इसलिए जो हो रहा है वो हल्के हाथ से हो रहा है। एडवांस डिक्लाइन आप देखेंगे तो 80 और 1/110 है। कहने का मतलब है कि एक तरफा पलड़ा भारी नहीं है। सामने एनएससी और बीएससी के शेयर भी देखेंगे तो आमने सामने कांटे की टक्कर चल रही है। कुछ अगर आप रामायण देखते हैं तो आपको वैसी फीलिंग आ रही होगी जैसे कि मेघनाथ और लक्ष्मण के बीच में युद्ध हो रहा हो, पता नहीं कौन जीतेगा, अभी तक तो नहीं पता। ठीक है, तो कुछ वैसा ही आप फीलिंग कर रहे होंगे। बुल्स और बियर के बीच में एक तकरार सी है, एक फाइट सी है। कुछ हद तक इस सब का फायदा क्या हुआ? इस सब का फायदा ये हुआ कि मार्केट में जो ओवर हीटेड थी वो स्टीम थोड़ी कम हो गई है। कुछ आप वैसे समझे कि एकदम से उबाल आने को था, दूध बाहर गिरने को था, तो किसी ने गैस को धीरे कर दिया या तो थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि उबाल बाहर ना निकले, नीचे वापस से शांत हो जाए। क्या ये शांति बरकरार रहेगी या फिर से उबाल आएगा? इस पे चर्चा करने के लिए आज 4 मेहमान हमारे साथ हैं। 3 तो टेक्निकल एनालिस्ट हैं और एक फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, जानकार हैं, मार्केट के वेटरन हैं, ग्राउंड चेक करते हैं और उनकी हिंदी, खासकर उनका एक शब्द मेरे को बड़ा याद रहता है, वो मेटल्स को धातु बोलते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, उनका नाम है गौरांग शाह। गौरांग सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए और नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजेश जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू वेरी मच। नए साल में आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, बहुत शुक्रिया। रुचि जैन के बारे में मैं एक बात बता रहा हूँ। रुचि जैन के जो ऑप्शंस के ट्रेड होते हैं बड़े गजब के होते हैं, मैं खुद इनका फ़ैन हूँ और ध्वनि पटेल का टेक्निकल एनालिसिस बहुत गजब का है। इसलिए एक भी मेहमान ऐसा नहीं है जिसके पास मैं ये बोलते हुए ये ना कहूँ कि इनकी इस खूबसूरती का फ़ायदा ना उठाइए। मैं तो कई साल से उठा ही रहा हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप भी इनके इंटेलिजेंस का फ़ायदा ज़रूर उठाएँ। और मेरे बिल्कुल साथ में बैठे हैं मेरे सहयोगी अभिषेक, और ये भी आपको लगातार मार्केट के अंदर अच्छे से गाइड करते हैं। इनका एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं, क्योंकि नया साल है इसलिए हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। जब भी आप आईपीओ के बारे में समझे जाने ना, तो इनका शो ज़रूर देखा कीजिएगा। ये बहुत अच्छे से आईपीओ मार्केट के बारे में गाइड करते हैं आपको। अभिषेक, अब मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका परिचय भी मैंने करा दिया, कार्रवाई अब आपके हाथ में है। बिल्कुल, तो हमारे साथ गौरांग शाह हैं, राजेश पालविया हैं, रुचित जैन, ध्वनि पटेल, आप चारों का बहुत शुक्रिया। राजेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। देखिए, दिल्ली की सर्दी में थोड़ा सा ना गला साथ दे नहीं रहा है लेकिन बाजार की अगर हम बात करें तो अगर कल की ऊंचाई से देखेंगे तो करीब 250 नीचे निफ्टी दिखेगा, लेकिन आज की रिकवरी को भी नोटिस करना जरूरी है। क्या कोई ट्रेड बन रहा है राजेश जी, पुल बैक वाला? क्या निफ्टी को यहां से एक कॉन्ट्रा बेट लेके लॉन्ग कर सकते हैं क्या? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, और ईटी नाउ स्वदेश के सभी व्यूअर्स को, ईटी नाउ स्वदेश की टीम को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाला ये साल सभी के लिए एक अच्छा हेल्दी और वेल्दी ईयर रहे, यही शुभकामनाएं हम देंगे। देखिए निफ्टी में तो देखें तो 21,600 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, जिसके आसपास हमने देखा कि एक लो बना के निफ्टी ने वहां से एक पुल बैक जरूर बनाया है। तो पुट कंसंट्रेशन का डेटा देखें तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 21,600 स्पॉट पे जब तक बना हुआ है, हमें नहीं लगता कि ये करेक्शन फर्दर एक्सटेंड होगा। यहाँ से एक रिकवरी के चांसेस बिल्कुल बनते हुए दिख सकते हैं और हायर साइड पे
अगर हम डेटा देखें तो यहाँ पे जो मेजर सप्लाई जोन बना हुआ है स्पॉट पे वो है करीब 21,700 21,750 के आसपास। ये बहुत छोटी टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से व्यू दे रहे तो हमें लगता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा करेक्शन है। वो हमें लगता है कि यहाँ पे वापस बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखेगा। जैसे ही 21,750 के लेवल वापस क्रॉस होंगे यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव भी प्ले आउट होते हुए दिखेगा एंड देन अगेन निफ्टी अगेन अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करते हुए दिखेगी। वहीं बैंक निफ्टी में देखें जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी का, वो मेजर जो सपोर्ट बना हुआ है करीब 47,700 के आसपास मेजर सपोर्ट बना हुआ है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जब तक स्पॉट पे बैंक निफ्टी में 47,700 इंटेक्ट है, यहाँ पे भी एज सच कोई बड़ा कट या बड़े करेक्शन का कोई भी एज सच अभी हमें नहीं लगता कि यहाँ पे कोई खतरा या डर बना हुआ है। अगर हायर साइड पे हम बात करें तो 48,100 ये लेवल अगर क्रॉस होगा तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट कवरिंग प्ले आउट होते हुए दिखेगी और हमें वापस से बैंक निफ्टी में भी एक अप ट्रेंड को रिज्यूम होते हुए देखने को मिलेगा। तो एज सच दोनों ही इंडेक्स अभी भी कंफर्ट जोन में है। यहाँ पे हमें नहीं लगता कि कोई अभी डरने या कोई बिकवाली करने की जरूरत है मार्केट में। ट्रेंड अभी भी इंटेक्ट है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे जब तक हम 21,600 21,550 के ऊपर बने हुए। गाड़ी में ट्रक नहीं चलते क्या? तो ये भी, लेकिन चलिए फटाफट आपके लिए ये समझ लेते हैं कि ट्रेड के मौके कहाँ पर बन रहे हैं। और उसकी शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। माहौल थोड़ा सा कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन क्या आपके पास कोई ख़रीदारी वाला सौदा भी है या फिर बिकवाली के ही मौके तलाशने चाहिए बाजार में? जी वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। दो स्टॉक्स है जो खरीदारी की साइड ही रहेंगी आज। ऑल्दो हम इंडेक्स में हाई लेवल से थोड़ा कूल ऑफ देख रहे हैं, लेकिन अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम देखें तो यहाँ पे कोई नेगेटिविटी ज्यादा नहीं है। राइट, सो कुछ सेक्टर्स है चुनिंदा, या कुछ मैं कहूंगा चुनिंदा हैवीवेट्स है जो आज करेक्टिव फेज में, इसीलिए इंडेक्स नीचे है। बट जब ब्रॉडर मार्केट अच्छा है तो बेटर है कि ट्रेंड के साथ में ही रहे। तो एक तो डॉक्टर लालपैथ लैब है जो खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉक बेसिकली एक कंसोलिडेशन फेज के थ्रू जा चुका है और एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे खरीदारी के लिए, क्योंकि हायर बॉटम स्टॉक ने ऑफ लेट बनाया है। 100 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट बेस बना है, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि नियर टर्म में एक अपमूव रह सकता है। ट्रेडर्स के लिए 2540 के स्टॉप लॉस है, इसको खरीदारी की सलाह है 2720 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और एफएमसीजी स्पेस में हमें लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स और पॉजिटिव साइड जनवरी सीरीज में रह सकते हैं। हम देख रहे हैं कि जैसे मार्केट्स में इंडेक्स पे मोमेंटम थोड़ा दोनों तरफा का रहेगा, तो जो डिफेंसिव स्पेस है, डिफेंसिव स्पेस में हम फार्मा देखते हैं, एफएमसीजी देखते हैं। आई थिंक ये स्पेस अब शॉर्ट टर्म में अच्छे करने चाहिए। तो फार्मा आज ऑलरेडी एक अच्छे मूवमेंट है। एफएमसीजी में डाबर हमें लग रहा है कि यहाँ से डाउन साइड काफी लिमिटेड है स्टॉक के लिए। तो इन टर्म्स ऑफ टेक्निकली एक हायर बॉटम यहाँ पे भी बना है, हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर बना है। इंटरेस्टिंगली पूरे 2023 में एक अंडर परफॉर्मर रहा है। अगर आप देखेंगे तो पूरे वर्ष में कुछ रिटर्न्स ये स्टॉक ने नहीं दिए, बट ये लास्ट 15-20 ट्रेडिंग सेशन में जो प्राइस अपमूव्स हो रहे हैं उनमें काफी अच्छा वॉल्यूम्स की बढ़त हुई है कंपेयर टू जो डेली एवरेज कुछ दिनों पहले हो रहे थे। तो इसीलिए हमें लग रहा है कि शायद प्राइस वाइज या टाइम वाइज करेक्टिव फेज अभी स्टॉक के लिए पूरा हो चुका है और अब शॉर्ट टू मीडियम टर्म में स्टॉक में एक अपमूव आ सकता है। तो डाबर करंट लेवल्स पे 540 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करे, शॉर्ट टर्म में 590 से 600 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। डाबर एक शेयर हो गया खरीदारी के लिए, हालांकि शेयर तो आपको थोड़ा सा कमजोर दिखेगा। और दूसरा है डॉक्टर लालपैथ लैब। आज जो दो खेमे बाजार को थोड़ा सपोर्ट देना, उसमें फार्मा है और उसमें एफएमसीजी है। दूसरी तरफ ऑटो कमजोर है, बैंकिंग से प्रेशर है और आईटी शेयरों का मूड भी आज खराब है। इसलिए बिल्कुल ट्रेंड के साथ रुचि जा रहे हैं। ध्वनि, क्या अभी ट्रेंड को ही फ्रेंड बनाएंगे और इसी सेगमेंट से आपके पास शेयर है या फिर कुछ और शेयर्स हैं? गुड आफ्टरनून अभिषेक। टेक्निकल्स में बहुत ही अच्छे से कहा जाता है ट्रेंड इज फ्रेंड, उसको आपने बहुत ही अच्छे से पकड़ा है यहाँ पे। तो मेरी तरफ से भी दोनों स्टॉक पिक्स यहाँ पे रहेगी, वो दोनों ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ही रहेगी। सबसे पहली पिक जो है वो फार्मा सेक्टर और केमिकल सेक्टर से जेबी केमिकल फार्मास्यूटिकल्स यहाँ पे मैं चूज करती हूँ। ओवरऑल स्टॉक जो है यहाँ पे वो एक ब्रेकआउट वापस से अपनी जो 4 या 5 दिन की कैंडल्स है उनका ब्रेकआउट आज दिया है स्टॉक ने। तो इसको आप बाय कीजिए, नए हाइज इसके अंदर देखने को मिलेंगे। करंट लेवल से बाय कीजिए, टारगेट इसका 1750 से 1790 तक का एक्सपेक्ट करा जा सकता है। स्टॉप लॉस जो है वो 1590 का यहाँ पे मेंटेन करके चलना है।
दूसरी पिक जो यहाँ पे मेरी है वो सिंजन में रहेगी। ओवरऑल स्टॉक को अगर हम चार्टिकली देखते हैं तो स्टॉक ने बॉटम फॉर्मेशन करी है जहाँ पे 670 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनाया है। आज की सेशन में हमें देखने मिल रहा है कि स्टॉक एक अपने सारे जो मूविंग एवरेजेस है उनको क्रॉस कर रहा है। ओवरऑल वॉल्यूम्स का भी इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है काफी अच्छा देखने को मिल रहा है और डेरिवेटिव डेटा भी इसका सजेस्ट करता है कि ये स्टॉक यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम बना के रखेगा। 765 से 777 के टारगेट के लिए इसको आप प्ले आउट कर सकते हैं ऑन द लॉन्ग साइड। स्टॉप लॉस जो है वो 696 का रहेगा। तो ये दो शेयर बिल्कुल इसी सेगमेंट से, फार्मा से ही, सिंजीन और जेबी केमिकल्स हमारे एक्सपर्ट के रडार पर, ध्वनि के रडार पर हैं। तो ये आपके लिए ट्रेडिंग पिक्स रही। राजेश जी, बाकी तो दो दो देते हैं, आप तीन वाले हैं। आपके लिस्ट में सर कौन से सेगमेंट के शेयर हैं और क्या खरीदारी वाले ही सौदे आपके पास हैं या फिर कुछ सेल के मौके खोजने की कोशिश करनी चाहिए बाजार में? तो अभिषेक जी, जैसे इनिशियल कमेंट्री में बताया कि हमने व्यू अभी भी बुलिश ही है। एज सच देखें तो लेवल्स जो है नियर टर्म सेटअप के हिसाब से इंटेक्ट है इंडेक्स के, दोनों इंडेक्स के, तो व्यू तो बुलिश ही है। तो स्टॉक बाय के ही आइडेंटिफाई किए और काफी स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है सेक्टर्स में। तो वही सेक्टर में हमने आज स्टॉक्स सजेस्ट करेंगे जो कि एक अच्छे मोमेंटम में बने हुए। पहला स्टॉक डेफिनेटली फार्मा स्पेस से, आज देखें तो पूरा फार्मा स्पेस एक अच्छे मोमेंटम में। वहां पे हमें लगता है सन फार्मा जो कि एक क्लियर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक पे हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। यहाँ पे एक 3 से 4 वीक का एक ब्रीफ कंसोलिडेशन देखने को मिला था, उसका ब्रेकआउट जिस तरीके से आते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे, यहाँ पे हमें लगता है फर्दर फॉलोअप बाइंग एक्शन कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। 1350 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सन फार्मा में। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1275 के आसपास। जो दूसरा आज सेक्टर एक मोमेंटम में है, उसमें हमें लगता है केमिकल स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम आज बना हुआ है। हमें लगता है कि नोसिल को यहाँ पे देखा जा सकता है। नोसिल में एक अच्छे ब्रेकआउट, एक अच्छा बेस फॉर्मेशन देखने को मिला है। मंथली चार्ट पे भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसमें 8 से 10 महीनों का एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन था और एक काफी अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट प्रीवियस मंथ में देखने को मिला और फॉलोअप बाइंग एक्शन कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। तो जिस तरीके के एक बड़े चार्ट पे ब्रेकआउट बने हैं नोसिल के, हमें लगता है नोसिल को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू होगा। 295 ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं, लेकिन अगर इसको कोई पोजिशनली रखता है तो हमें लगता है 315 320 तक भी ये स्टॉक जाने की हमें लगता है पोटेंशियल यहाँ पे रखता है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 278 का। तीसरा स्टॉक ऑयल एंड गैस से, और उसमें हमें लगता है गुजरात गैस यहाँ पे बाय किया जा सकता है। गुजरात गैस में देखें तो डेटा में आज लॉन्ग बिल्टअप के साइन यहाँ पे बनते हुए दिखे। जिस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ बनते हुए दिखी, स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि बने थे स्टॉक में जून में, वो जून 2023 के, वो भी आज सरपास करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है गुजरात गैस का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। अपसाइड में हमें लगता है इसके टारगेट जो आ सकते हैं 525 की तरफ। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 491 के आसपास। ये 3 शेयर राजेश सर की तरफ से, लेकिन आगे बढ़ेंगे और आपको एक बहुत ही ज़रूरी खबर दिखाएंगे, क्योंकि ये जो खबर है ना वो देश की सप्लाई चेन से जुड़ी है। ऐसी खबरें आ रही हैं देश के तमाम जगहों से कि पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी कतारें हैं, वहाँ पर अफरा तफरी की स्थिति है और उसकी वजह यह है कि देश भर में नए हिट एंड रन कानून के विरोध में बस और ट्रक ड्राइवरों की अनिश्चित काल की हड़ताल आज भी जारी है। देश के कई राज्यों में ट्रक ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल की वजह से पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। कई शहरों में पेट्रोल डीजल की कमी भी हो रही है। जम्मू, श्रीनगर और भोपाल से हमारे सहयोगी ने इसका जायजा भी लिया है। आइए जरा सुनते हैं कि भोपाल में इस वक्त स्थिति क्या है। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का जो असर है वो पूरे देश में तमाम जगह देखा जा रहा है। इस वक्त हम भोपाल में मौजूद हैं। मैं सबसे पहले कैमरामैन से कहूंगा पैन करके आपको कैमरे की नजर से दिखाए कि क्या हाल है यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये जो पेट्रोल पंप है, यहाँ पर जो भीड़ है और जो लाइन है बाइक्स और कार की, वो बेतहाशा है।
सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ पर कस्टमर्स अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, किसी भी तरह से पेट्रोल या डीजल की उनकी भरवाने की बारी आए। लेकिन बमुश्किल कुछ ही लोगों को ये नसीब मैसर हो पा रहा है कि उनकी पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल और डीजल मिल पाए। मैं एक लंबी लाइन भी आपको दिखाना चाहूँगा। 1 किलोमीटर से भी लंबी लाइन कारों की यहाँ पर लगी हुई है। ये सभी लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे भी इनको पेट्रोल या डीजल इनको मिल सके। लेकिन यहाँ पीछे मैं कैमरामैन से कहूँगा वो आपको दिखाएंगे कि ये जो पेट्रोल पंप है, जो 7 नंबर भोपाल का ये चौराहा है, यहाँ पर जो पेट्रोल पंप है उस पेट्रोल पंप पर जो भीड़ है कस्टमर्स की, वो बाइकर्स की और कार चालकों की, वो बेतहाशा है। तमाम लोग परेशान हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी गाड़ी में जो पेट्रोल डीजल की कमी आई है वो इन हालातों में भी उसकी पूर्ति हो सके। खैर, ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे थे इसमें लोगों की तकलीफ तो खैर आपको दिख ही रही है, लेकिन एक सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा भी होता है। देखिए, कहीं भी अगर कोई दिक्कत आएगी तो लॉजिस्टिक में तो खासकर कमर्शियल्स में, तो वैसे भी इन्फ्लेशन से तो हम जूझ ही रहे हैं। ये 10-12 दिन भी आगे पीछे हो गया ना तो इन्फ्लेशन का पूरी तरह से मेहनत की हुई ख़राब भी हो सकती है, और ब्लैक मार्केटिंग का रोग अलग से लगेगा, वो एक अलग मामला है। एक बार गौरांग सर से पता कर लेते हैं। खैर, बाय द वे मैं भी बता दूं, ये खबर सुनने के बाद मेरे पे भी असर पड़ रहा है। वजह मेरी गाड़ी में भी तेल कम है, तो मेरे को जाके डलवाना था और एक खबर आई तो मेरी अब चिंता बढ़ गई है। गौरांग सर, आपकी गाड़ी में तो तेल पूरा है ना? वैसे मैंने सुना आप थोड़ा कम ही गाड़ी का इस्तेमाल करते हो। अच्छा हुआ है आपने इतना ही सुना है। मेरे को लगा आपने सुना होगा कि 2-3 तेल की टैंकर है मैंने मेरे घर के बाहर खड़ी कर दी। ऐसा नहीं है। पहले तो आप अरे नहीं जी, तेल के टैंकरों की तो बात ही नहीं है, मैं तो सिर्फ गाड़ी के टैंक की बात कर रहा हूँ सर। धन्यवाद डिम्पी, आप सबका, आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से और नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो ये मुद्दा जो है किल्लत को लेकर के मेरे ख्याल से बहुत जल्द सुलझेगा, क्योंकि कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी, चाहे वो केंद्रीय स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, कि कुछ एक कानून में बदलाव के कारण देश का जो चक्का है वो जाम हो जाए और लोगों को परेशानी झेलनी पड़े। और मेरे ख्याल से जो भी जल्द से जल्द कार्रवाई या परिवर्तन करना होगा उसका समाधान आ सकता है बहुत जल्द। और जहां तक आपके वाहनों में पेट्रोल या डीजल की कमी है, तो मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत चलने की भी आदत डालनी चाहिए, जिससे थोड़ा शरीर भी दुरुस्त रहे। लेकिन हाँ, इस प्रकार की किल्लत अगर थोड़ा लंबे समय तक जाती है तो जाहिर है इसका असर थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं डिम्पी, कुछ 2 या 3 या हफ्ते भर के लिए महंगाई दर पर पड़ सकता है, लेकिन कोई बड़ा नकारात्मक परिस्थिति इससे खड़ी हो ऐसा अनुमान लगाना थोड़ी जल्दबाजी होगी फिलहाल। इंटरेस्टिंग व्यू सर, आपने बात बता दी और आपने ये भी बताया कि सेहत के लिए थोड़ा ठीक है, थोड़ा चले फिरे भी ज़्यादा, लेकिन हाँ फिर भी जो चीज़ ज़रूरत है वो तो ज़रूरत है ही। तो हम उम्मीद करते हैं कि ट्रक ड्राइवर्स और सरकार मिल बैठ के इस मामले को सुलझा दें ताकि पेट्रोल डीजल की कमी ना हो। नहीं तो क्या आर्टिफिशियल प्राइस राइज हो जाता है। आपको पता चुनावी साल है, इसलिए मेरे को लगता है सरकार भी इस पर गंभीर हो जाएगी और जल्दी हो जाएगी। देखते हैं आगे क्या होता है। खबर का एक पहलू दिखाना ज़रूरी था, इसलिए हमने वो खबर आपके सामने रखी है। आगे बढ़ते हैं। एक खबर ना इसी एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई है, गैस के रिगार्डिंग है। असल में सरकार सीबीजी प्लांट को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ने के लिए सिटी गैस कंपनियों को मदद भी देगी। इस खबर को ना पहले जरा प्रकाश प्रियदर्शी जो मेरे सहयोगी हैं उनसे समझ लेते हैं, फिर उसके बाद गैस वाले स्टॉक जरा पता करेंगे ध्वनि से। ध्वनि, जब तक आप गेल, एमजीएल, आईजीएल इन सब के ना चार्ट देख के रखो, फिर एक बार जरा प्रकाश प्रियदर्शी से समझते खबर, फिर आपके पास में आता हूँ। प्रकाश जी बताएं आप। देखिए, सरकार सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है, जिसके हिसाब से जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को देश भर में पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने के लिए दिए जाएंगे। ये पाइपलाइन नेटवर्क दरअसल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है उनसे जोड़ेंगी और इसी के लिए सरकार फाइनेंशियल सपोर्ट देगी। प्रस्ताव के हिसाब से जो ओवरऑल कॉस्ट होगा उसका 50% भाग जो है सरकार वहन करेगी और बाकी का जो 50% कॉस्ट है इन पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उसका बोझ
जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं वो वहन करेंगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि शुरुआती चरण में सरकार की योजना है कि करीब 2000 करोड़ रुपए इन प्रोजेक्ट्स पर खर्च किए जाएंगे और जिस तरीके से डिमांड देखने को मिलेगी इस रकम में बढ़ोतरी भी की जा सकती है। सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि जो इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन है इस प्रस्ताव के ऊपर वो कंप्लीट कर लिया गया है और ऑयल मिनिस्ट्री ने फाइनल कैबिनेट नोट जो है वो तैयार कर लिया है और इस बात की संभावना है कि जल्द ही इस पर कैबिनेट की मंजूरी भी मिल जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि सरकार की योजना ये है कि जो नेचुरल गैस है उसमें जो कंप्रेस्ड बायोगैस है उसकी ब्लेंडिंग हो, सीबीजी की ब्लेंडिंग हो और उसका टारगेट 2027 तक 5% रखा गया है और उसी के लिए इस प्रस्ताव को तैयार किया गया है ताकि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को ऐड किया जाए ताकि जो सीबीजी की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आसानी से हो पाए। तो ये प्रस्ताव तैयार है और कैबिनेट की मंजूरी जल्द ही मिल सकती है। ठीक है, कैबिनेट की अप्रूवल मिल सकती है। प्रकाश हमको बता रहे हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए एक बड़ी खबर है ये, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए आईजीएल, एमजीएल और साथ ही जो सप्लाई करने वाली जो जिसकी पाइपलाइन आती है टिपिकली वो गेल है, तो तीनों को एक बार समझ लेते हैं। टेक्निकली चार्ट्स ध्वनि ने देख लिए होंगे। ध्वनि जरा तीनों शेयर्स के बारे में जहाँ ट्रेड है और जो ज़्यादा कम्फर्ट है वो वाला आप सबसे पहले बताना और जिसमें नहीं है उसको भले बताना ही मत। जी बिल्कुल डिम्पी, तीनों ही चार्ट स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे अच्छे से स्टडी करे हैं। सबसे कन्विक्शन मुझे यहाँ पे जो लगता है वो आईजीएल में लगता है। इसके लिए मैं एक डिस्क्लोजर भी दूंगी कि हमने हमारे क्लाइंट्स को 410 पे इसको ऑलरेडी रिकमेंड करके रखा हुआ है। ये स्टॉक जो है वो ऑलरेडी टेक्निकली भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर दर्शा रहा है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे हम हायर लो की फॉर्मेशन यहाँ पे बनाते जा रहे हैं। नेक्स्ट टारगेट इसका जो है वो 450 का बनता है। स्टॉप लॉस जो इसके अंदर आपको मेंटेन करना रहेगा तो आप 416 की स्टॉप लॉस से इसको होल्ड करके रखिए। बाकी स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पे है वो उसमें मुझे इतना कन्विक्शन ज्यादा नहीं लग रहा है, बट एमजीएल के चार्ट स्ट्रक्चर को यहाँ पे एक नोट वर्दी पॉइंट पे रखना चाहिए। जैसे ही ये स्टॉक यहाँ पे 1250 की रेंज ब्रेक करता है उसके बाद इसके अंदर हमें फर्दर मोमेंटम देखने को मिलेगा जो एक ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से 1300 का टारगेट यहाँ पे देगा। ओके ठीक है, आईजीएल पे अच्छा बड़ी ना ये देखिए जहाँ पे रेगुलेशन होता है ना वहाँ पे इस तरह की खबरें आती हैं। पहले खबर आईजीएल के ही रिगार्डिंग आई थी कि ऐसा कुछ मैकेनिज्म बनाया जा रहा है कि जिसमें पॉलिसी फ्रेमवर्क चेंज हो जाएगा। जब वो खबर आई थी आपको ध्यान है आईजीएल 10% टूट गया था, बाद में उसने अपना बेस बनाया। अब सरकार कहती है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हैं और सरकार का अपना एक निजी टारगेट भी है कि हाँ इतना तो गैस का भी एनवायरनमेंट होना चाहिए देश भर में। ब्लेंडिंग का अलग, गैस का अलग और ईवी का अलग, सबका अपना अपना रोल है। तो ये एक इसलिए इन सभी स्टॉक्स पे ना गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन इन रिपोर्टर्स की जो इनसाइडर खबर है ना इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। प्राइस अलग बात है लेकिन मूड और माहौल बनाने में भाव के साथ जो भावनाएं बनाती है ना वो रिपोर्टर की खबर ही बना रही होती है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे ना तो आपके सामने कुछ और BTST, STBT और बेहतरीन शेयर रखेंगे। लेकिन इस बीच एक जानकारी हम आपको दे दें, ईटी नाउ स्वदेश भारतवासियों को बढ़ते भारत के साथ आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहा है। सुंदरम म्यूचुअल फंड के साथ हम निवेश डे लॉन्च कर रहे हैं। ये हर महीने की 5 तारीख को हम निवेश डे के तौर पर मनाते हैं ताकि पोर्टफोलियो बनाया जा सके और उसमें आपकी मदद की जा सके। ये पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा, म्यूचुअल फंड्स में SIP से जुड़ा हुआ तरीकों से जुड़ा हुआ है कि आप कैसे इसको अपने आप से मजबूती के साथ समझ सकें। इसलिए 5 तारीख को हर महीने की निवेश डे देखिए। क्लोजिंग कॉल में आपका फिर से स्वागत है। बाजार में कमजोरी कायम है, 21,600 के आसपास से निफ्टी, और निफ्टी बैंक की बात करें तो 400 अंकों के आसपास की, यानी कि निफ्टी के मुकाबले डबल से भी ज़्यादा कमजोरी आज हम निफ्टी बैंक में देख रहे हैं। हालांकि आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखेंगे तो उतना ख़राब वो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सेक्टर्स में पेन ज़्यादा है, IT में, ऑटो में, बैंकिंग में। लेकिन मेटल और माइनिंग सेगमेंट ऐसा है जहाँ पर आज थोड़ी सी हम थोड़ी क्या अच्छी खासी चमक देख रहे हैं, क्योंकि आप कोल इंडिया को देखिए 3.5% के आसपास की तेज़ी वहाँ पर है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि NMDC में आज अच्छी खबर भी आई थी कि इन्होंने दाम बढ़ाए थे और आज NMDC में भी 3% के आसपास की तेज़ी हम देख रहे हैं। राजेश जी, आपसे NMDC पर व्यू चाहेंगे, क्योंकि पिछले 6 महीने ही लगे हैं जब ये शेयर डबल होकर अब कारोबार करा 218 रुपये के आसपास का। क्या यहाँ से भी आप तेज़ी देख रहे हैं? और मान लीजिए किसी को अगर महीने भर तक रखना हो तो आप कितने टारगेट की उम्मीद करके चल रहे हैं यहाँ से?
अभिषेक जी, काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ये स्टॉक में देखने को मिला। अगर हम इसको लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी देखें तो ऑलमोस्ट जो पिछले ब्रेकआउट बने थे स्टॉक के, वो करीब 7 से 8 साल के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे बनते हुए दिखा था। उसके बाद इसमें एक अच्छा रनअप आते हुए दिखा है। हमें लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर है इसके ओवरऑल, ये स्टॉक के जो पोजिशनल टारगेट है वो तो हमें लगता है 260 270 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। लेकिन अगर हम ये महीने की बात करें तो हमें लगता है अगर ये स्टॉक 205 रुपए के ऊपर कंफर्टेबली होल्ड करता है इस महीने में, तो इसके जो टारगेट ड्यूरिंग द सीरीज बनते हुए दिख सकते हैं वो होना चाहिए करीब 235 से 240 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें, 205 के आसपास के स्टॉप लॉस रखें और 240 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है। 240 रुपए के टारगेट के लिए एनएमडीसी को गिरावट पर खरीदने की सलाह है राजेश जी की तरफ से। लेकिन एनएमडीसी के साथ साथ क्या ब्रेकआउट डेल्टा कॉप में भी है? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि शेयर ये 4% ऊपर है। हालांकि आगे जाकर एफएनओ का पार्ट नहीं रहेगा शेयर ये। लेकिन ध्वनि बताइए, डेल्टा कॉप 120 रुपए के आसपास तक के हमने स्तर देखे, वहां से एक अच्छा रिवर्सल और अब 160 रुपए के आसपास के भाव हैं। डेल्टा कॉर्प में आप कितनी स्ट्रेंथ देख रही हैं? क्या इस तेजी पर भरोसा करें और लॉन्ग के फ्रेश पोजीशन क्रिएट करें? जी बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पे डेल्टा कॉप पे मेरी यही सलाह रहेगी, जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है वो अपना प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पे जो एक गैप डाउन यहाँ पे देखा था उसी के पास हम आज के सत्र में रेजिस्टेंस ले रहे हैं। तो अभी फिलहाल के लिए इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। टेकिंग की सलाह है। डेल्टा कॉर्प में 157 रुपए के आसपास के भाव हैं। गौरांग सर, आज हम देख रहे हैं कि ऑटो का मूड खराब है। जो बिक्री के आंकड़े आए बहुत उत्साह दे नहीं पाए। हालांकि अगर हम ऑटो एज अ सेक्टर देखें तो वहां पर किसी ऐसे थकान के स्ट्रक्चरल किसी बहुत बड़े बदलाव की संकेत तो दिखे नहीं। तो क्या आज की जो गिरावट है मान लीजिए थोड़ी सी और एक्सटेंड होती है तो आपका कन्विक्शन कौन से शेयरों को है लेकर है? अगर किसी कुछ नई खरीद करनी है निवेश के लिहाज से तो आपकी पसंद कौन सी है? तो अभिषेक, ये हर साल दिसंबर के महीने में अगर आप देखते हैं तो, क्योंकि अगर कोई वाहन खरीदता है दिसंबर के महीने में, आखिरी महीने में, तो एक महीने बाद वो एक साल पुराना हो जाता है। ऐसी विचारधारा और मानसिकता है। इसलिए, और ये भी वास्तविकता है कि इन्वेंट्री कम करने के लिए काफी सारे कंपनियां बड़े बड़े डिस्काउंट्स देते हैं। और वास्तविकता ये भी है कि ये महीने में जनवरी में टाटा मोटर्स ने अपने वाहनों के दाम बढ़ाने की बात की और हमारा अनुमान ये कहता है कि बाकी अन्य कंपनी भी धीरे धीरे करके दाम में बढ़ोतरी करेगी। और ये साल में जिस तरीके से लॉन्चेस लाइंड अप है उसको देखते हुए, और ये करेक्शन जो आया है, इसमें ज्यादा और करेक्शन आता है तो अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत कीजिए। ये जो गिरावट हम देख रहे हैं, मेरे ख्याल से खरीदारी का बहुत मौका है। प्राथमिकता अगर 3 या 4 कंपनी को आपको देनी है तो हमें लग रहा है कि टाटा मोटर्स, जिसने मेरे ख्याल से 2 दिन पहले ही एक सर्वोच्च स्तर बनाया था, अपने जीवन का 800 के पार गया था, तो टाटा मोटर्स ऑटोज में बजाज ऑटो या फिर टीवीएस मोटर्स, प्योर कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी अशोक लेलैंड, और आज क्योंकि बिक्री में निचला स्तर देखा है रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स बनाने वाली कंपनी आयशर मोटर में, तो ये एक चौथी पसंद की होगी। ऐसे तो बहुत सारी अन्य कंपनियां हैं जो हमारी खरीदारी की सूची में, लेकिन प्राथमिकता देनी है तो ये 3-4 कंपनी को आप दे सकते हैं। गेट डन। कई बार ना गौरांग सर को सुनते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि एक ही कंपनी को बार बार रिपीट करते हैं। ये एक बहुत अच्छी आदत भी है और एक बहुत सुलझा हुआ सुझाव भी है। मैं बताता हूँ कैसे। आप अगर गौरांग सर को 2 साल पुराना इनका वीडियो उठाइए, अच्छा ठीक है हमारे चैनल का छोड़ दीजिए, किसी दूसरे चैनल पे भी आप उठाएंगे 2 या 3 साल का, अगर मान लीजिए किसी एंकर ने पूछा हो कि आप हमको एक ऑटो का स्टॉक बताइए ना, तो मैं लिख के दे सकता हूँ उसमें टाटा मोटर्स का नाम होगा। ठीक है, अब आप उठा के देखिए टाटा मोटर्स की 2 साल की जर्नी। हो सकता है आपको बहुत तेज रिटर्न ना मिले हो, धीरे धीरे मिले हो, लेकिन आपको हिचकोले नहीं आएंगे, आपको वॉमिटिंग नहीं आएगी, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहेगी। ये 1 साल का रिटर्न है। चलो 1 साल में एबनॉर्मल भी मान सकता हूँ, 2 साल का ज़रा दिखाओ, 3 साल का ज़रा दिखाओ अगर आप दिखा सकते हो। ये खूबसूरती मैं बताता हूँ, कई एनालिस्ट की ऐसी पहचान होती है कि वो ना आपको पक्के शेयर बार बार रिपीट कराते रहते हैं, ताकि आपका कहीं भी मन इधर उधर भटक रहा हो ना तो आप उसी शेयर पे वापस
वापस आ जाओ। इसलिए गौरांग सर के कई बार आपको आंसर्स वैसे ही लगेंगे। अच्छा, वो फिर से बता रहे टाटा मोटर्स, 2 साल पहले भी तो टाटा मोटर्स बता रहे, तो बताइए 2 साल में आपको अगर 62% मिल गया या 3 साल में 62% मिल गया तो क्या कमी हो गई? आपको कोई हिचकोले भी नहीं आए, कोई दिक्कत भी तो नहीं हुई ना। ये चीज़ है, ये खूबसूरती है। कईयों को जल्दी चाहिए होता है, कईयों को आराम से चाहिए होता है, इसलिए पैनल पूरा बना हुआ है। खैर, ऑप्शंस का ट्रेड भी है, जिनको जल्दी जल्दी चाहिए उनके लिए भी इंतजाम है हमारे पास। खुश बोरा जुड़ चुके हैं ऑप्शंस के चैंपियन के लिए। खुश बोरा जी, आपने सुबह ग्लेनमार्क मैंने आपसे पूछा था, वो बहुत बढ़िया चला सर, 2% से आज वो करीब 5% था। मैं दिन के शो में भी 12 बजे का जब शो कर रहा था डेरिवेटिव्स का, तो हमारे एक और सहयोगी हैं प्रशांत जी, उन्होंने भी ये बताया कि हाँ ग्लेनमार्क चल सकता है। ठीक है, तो अभी भी 4.5% ऊपर खड़ा हुआ है, इसके लिए आपको बहुत बधाई। खुश, जरा आप मेरे को बताएं आपने और कौन सा ऑप्शन चुना आज? बिल्कुल डिम्पी, सबसे पहले आप सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, ग्लेनमार्क में मुझे लग रहा है और यहाँ से तेजी बढ़ सकती है। पूरा फार्मा पैक ही अच्छा कर रहा है और ग्लेनमार्क तो आप ही ने हमारे टेबल पे रखा था, तो कूडोस टू यू एज वेल ऑन दैट। आज का जो मेरा पिक है ऑप्शन का सेगमेंट में, वो है टाटा पावर का। एक काफी समय से कंसोलिडेशन था, पिछले महीने हमने एक अच्छा मूव देखा था, उसके बाद का कंसोलिडेशन था। अब अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये एक नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव के लिए शुरू हो रहा है और ऑप्शन सेटअप भी ऐसा है कि यहाँ से 350 तक का एक जो मूव है, ये यहाँ पे हमें तो 355 वाला जो फॉलो ऑप्शन है का करीब 12.5 के पास बाय करें। 14.5 टारगेट 10 रुपए का है, टारगेट प्रॉफिट के अनुसार 3,100 का प्रॉफिट, 8,400 का लॉस पोटेंशियल है, उसको ध्यान में रखते टाटा पावर का 335 का कॉल ऑप्शन। थोड़ी आवाज़ कट कट के आ रही थी, लेकिन हमने सामने लिखा हुआ है, इसलिए हम कहते हैं ऑडियो और वीडियो दोनों होने चाहिए। अगर किसी तरह से ऑडियो ख़राब हो जाए तो वीडियो से समझ में आ जाए कि क्या बात थी। तो ये है कि 330 रुपये का चल रहा है, 335 की कॉल आपको पकड़नी है, थोड़ी 5 रुपये ऊपर की कॉल है, 12.5 रुपये मिलेगी। इसकी एक्सपायरी हो इस बार कटान होगी 24 तारीख की, 24 जैन की। और आपके पास टारगेट स्टॉप लॉस आपने नोटिस कर लिए होंगे, रिस्क रॉड 1:2 का, इसलिए मुनाफा और नुकसान सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो खुश बोरा ने आपको टाटा पावर के 335 की कॉल दिलवाई है। अच्छा, जिनको ऑप्शंस में काम करना आता है सिर्फ वही करें, जिनको सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना है कृपा करके वो ना करें। पहले सीख लें, समझ लें, फिर काम करेंगे तो ज़्यादा पैसा बनेगा, नहीं तो फिर नुकसान होगा। इसलिए 10 में से 9 लोग नुकसान उठा लेते हैं। पैसा बनता जल्दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रिस्क भी उतना ही इन्वॉल्व होता है। खुश, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। 78 पॉइंट के नुकसान के साथ अभी भी इंडस्ट्रीज ट्रेड कर रहे हैं। बाजार एक लेवल पे आके ना डल हो जाता है, एक्साइटमेंट का एक फेज़ होता है जो निकल गया ना दिन भर में, तो निकल गया, उसके बाद फिर डल हो जाता है। अच्छा, कुछ शेयर्स और पकड़ते हैं जरा, जहाँ पर आज वापस से मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मैं अभी एक शेयर देख रहा था, OFSS। राजेश जी, ये ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज के नाम से शेयर है OFSS। ये ना आज ब्रेकआउट कर रहा है, थोड़ा बड़ा शेयर है, इसलिए रिटेलर्स को आने में तकलीफ भी हो सकती है। 4,500 का शेयर है। कोई ऑप्शन है तो ज़रा बता दो, नहीं है तो फिर थोड़ा कैश में ले लें क्या, अगर सीधा फ्यूचर्स में ना लें तो? तो देखिए, डेफिनेटली टेक्निकल्स में देखें तो स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट बना और जिस तरीके से आउट परफॉर्मेंस यहाँ बना है, हमें लगता है फर्दर यहाँ से मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। और ये इसके नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं ओरेकल फाइनेंशियल के, वो होना चाहिए करीब 4,550 4,600 की तरफ। एक अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है, जो दिखाता है कि ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आगे आने वाले हफ्तों महीनों में भी कंटिन्यू रहते हुए दिखेगा। हालांकि ये स्टॉक इतना ज्यादा लिक्विड नहीं होता ऑप्शंस में, लेकिन आज की एक्टिविटी काफी इंकरेजिंग है। अगर हम देखें 4500 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन में काफी अच्छे वॉल्यूम करीब देखने को मिले, करीब 7-7.5 लाख शेयर्स के ट्रेड वहां पे ऑलरेडी होते हुए दिखे, जो दिखाता है कि जिस तरीके का मोमेंटम बना है, जो ऑप्शंस में भी एक इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिला है डेटा में। तो 150 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, 4,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे करीब 120 का, और हमें लगता है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4,550 की तरफ ये बढ़ते हुए दिखेगा, तो इस ऑप्शन के टारगेट जो प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं वो होना चाहिए 190 से लेकर 210 की तरफ। तो बाय किया जा सकता है 4,500 का कॉल ऑप्शन 120 के स्टॉप लॉस से। डन, बहुत बढ़िया। 200 रुपये तक का टारगेट है। ये कॉल हमने सामने सामने लाइव चला दी है, ताज़ा खरीदारी हो रही है, OI चेंज हो रहा है और 18% का प्रीमियम चेंज भी है।
तो इस कॉल का फ़ायदा उठाइए। ओरेकल फाइनेंस अगर आपको लगता है महंगा सौदा है तो उसको सस्ता कर दिया ऑप्शंस के ज़रिए। अभी मैं रुचित जैन के पास जाऊँगा। रुचित, आप एक हमारे लिए छोटा सा काम कर सकते हैं, आपकी भी ऑप्शंस काफ़ी अच्छी चलती है। एक ऑप्शन से आप ढूंढ के रखो, मैं अभी आपके पास आके लूँगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक से पहले एक जानकारी आपको और दे दें। क्वेस्ट कॉर्प को एक IT का नोटिस आया था, डिमांड नोटिस आया था 300 करोड़ रुपए का। बाद में कोई बातचीत हुई या फिर उसका रिवीजन हुआ या उन्होंने जवाब सबमिट किया होगा, तो टैक्स नोटिस घटकर 141 करोड़ रुपए का हो गया। गौरांग सर, आप क्वेस्ट कॉर्प को कवर करते होंगे, आपकी लिस्ट में है क्या? अगर है तो फिर बातचीत करते हैं इस पे। क्वेस्ट कॉर्प समय पर थी डिम्पी, लेकिन मौजूदा परिस्थिति क्या है उसका अनुमान नहीं, तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकूंगा। ठीक है, छोड़ देते हैं फिर, जब तब की तब हो गए, जब कुछ समझ में आएगा तो कुछ बात करेंगे, ऐसे फिर बात करना खतरनाक होगा कई बार। ठीक है, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको रुचित जैन भी बताएंगे एक बेहतरीन सा ऑप्शन का ट्रेड। करीब 80 पॉइंट की गिरावट इस समय निफ्टी पे है, लेकिन बैंक निफ्टी ने एक काम किया है कि आज 47,800 के सपोर्ट को ब्रेक कर दिया और ये जाते जाते काम कर रहा है। और कई बार ऐसा बोला भी जाता है कि मार्केट आता तो सीढ़ियों से है लेकिन जाता लिफ्ट से है, तो स्पीड से कई बार गिरावट आ जाती है। थोड़ा संभल कर अपने प्रॉफिट लॉसेस को चेक करके, अपना रिस्क रिवॉर्ड को चेक करके ट्रेड करें। ये बैंक निफ्टी हमने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया, 47,800 के नीचे आके ट्रेड कर रहा है, इंट्राडे लो पे है। रुचित सर, आपने देख ही लिया होगा, कोई ऑप्शन का ट्रेड है तो जरा बता दीजिए। जी डिम्पी जी, प्योरली अगर मैं डेटा के बेस पे देखूं तो आज कॉनकॉर में अच्छे लॉन्ग बिल्टअप हुए हैं। आप अगर फ्यूचर्स के डेटा देखेंगे कॉनकॉर में, स्टॉक ऑल्दो 1.5-2% ही ऊपर है, पर लगभग 7.5% के ओपन इंटरेस्ट में बिल्टअप हुए हैं, यानी क्लियर वहां पे लॉन्ग बिल्टअप हुए हैं। और हम नो PSU स्पेस में जो तेजी देख रहे हैं, सो आई थिंक आज इतने ये लेवल पे भी लॉन्ग बिल्टअप होना, यानी ये सीरीज में और अच्छे मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 900 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे 27 रुपए पे अभी अवेलेबल है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है यहाँ पे ये स्टॉक के लिए। तो 900 का कॉल ऑप्शन अभी 27 पे खरीदारी करे, 19 रुपए का स्टॉप लॉस रखे और इस पे शॉर्ट टर्म का व्यू ले एक आध हफ्ते का, तो मेरे ख्याल से 40 रुपए के टारगेट्स ये ऑप्शन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंटेनर कॉरपोरेशन की कॉल पे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये एक अच्छा ऑप्शंस का ट्रेड है, बाकायदा हम लिख के छाप देंगे आपके सामने, अभी स्क्रीन पर आ जाएगा आपको, ये नोटिस कीजिएगा। 900 की स्ट्राइक है, 27 का रेट है, 40 रुपये का टारगेट है, 19 रुपये का स्टॉप लॉस है। क्लियर हो गया? अच्छा, मेरे को आपको ऐसा लग रहा था कि शायद अबोर्ड इंडिया पे भी आप दे सकते हो कॉल, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आपने नहीं दी तो एक बार मैं पता कर लेता हूँ। रुचित, आप ही चेक करो जरा, अबोर्ड इंडिया आपको ठीक क्यों नहीं लगा? मेरे को इसका जवाब चाहिए बस। स्ट्रक्चर डिम्पी काफी बुलिश है, लेकिन ऑप्शंस में इतनी लिक्विडिटी इसमें नहीं मिलती है। सो ऑप्शंस में मैं लिक्विडिटी के हिसाब से कॉनकॉर को मैंने सिलेक्ट किया। पर बाकी अगर स्ट्रक्चर देखे आज के जो वॉल्यूम्स हुए अबाउट इंडिया में, वो डेली वो एवरेज वॉल्यूम से भी काफी बेहतर ये वॉल्यूम्स के हैं। सो शायद अगर आप मुझे कैश या फ्यूचर्स में पूछते तो मैं अबाउट इंडिया को डेफिनेटली सिलेक्ट करता। तो यहाँ पे अबाउट में भी अगर कैश में बाय करना है तो करंट लेवल्स पे 22,850 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी कर सकते हैं। 24,000 से 24,200 तक के टारगेट रेंज ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अबाउट को लेकर ये व्यू रुचित की तरफ से। लेकिन गौरांग सर, येस बैंक में हम देख रहे हैं कि फिर से एक तेज़ी की शुरुआत हुई है। 23 रुपये के भाव के ऊपर जाकर अब ये शेयर ट्रेड कर रहा है। लगातार 3-4 सत्र की तेज़ी, और तेज़ी इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपना NPA पोर्टफोलियो बेचा, उससे 150 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। हालांकि क्या इतना बड़ा सिग्निफिकेंट है कि ये तेज़ी इसमें हो रही है? पहले तो आप ये बताइए। और दूसरी चीज़, इसमें इस लेग की रैली की प्रॉफिट चेकिंग कब करनी है, या फिर आपका व्यू ये है कि अब ये चल पड़ा है शेयर और थोड़ा सा चलेगा लंबा? देखिए अभिषेक, यस बैंक को लेकर पहले तो हमारी सूची में था वित्तीय क्षेत्र में, लेकिन जो भी पहले की मैनेजमेंट को लेकर के खबरें आई और जो नकारात्मक परिस्थिति बनी, उसके पश्चात हमने जो कवरेज थी वो निकाल दी थी। पहले तो खरीदारी की थी, फिर बेचने की करी, बेचने के लक्ष्यांक आ गए थे नीचे की तरफ, फिर वो कवरेज निकाल दी थी। तो मौजूदा कवरेज है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, खबरों पर यहाँ पर सेंटिमेंटल आप दायरा देखते हैं ऊपर के, लेकिन जब नतीजे आते हैं, आप इस वित्तीय वर्ष के दूसरी तिमाही के नतीजे देख लीजिए, जो सुधार की उम्मीद थी उसमें गति बिल्कुल धीमी चल रही है। मेरा विचार ये है कि अगर आपको वित्तीय क्षेत्र में निवेश करना ही है, निजी क्षेत्र बैंक में निवेश करना ही है, तो यस बैंक की तुलना में बहुत सक्षम और मजबूत बैलेंस शीट और सक्षम बैंक्स है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। एक उदाहरण अगर छोटी बैंक का मैं दे सकूं यहाँ पर निजी क्षेत्र की, तो वो है मेरे ख्याल से फेडरल बैंक।
और दूसरी है सिटी यूनियन बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक भी पहले सूची में थी, लेकिन वहां पर भी लक्ष्य आने के बाद हमने वो कवरेज में बिकवाली की राय दी है। तो मौजूदा परिस्थिति में फेडरल बैंक और सिटी यूनियन बैंक, ये दो बैंक हमें ज्यादा पसंद आते हैं। और अगर परिवर्तन में सुधार होता है आने वाले तिमाहियों में यस बैंक के, तब जाकर के हम फिर से हमारी सोच और विचारधारा में बदलाव करेंगे, लेकिन तब तक खबरों के आधार पर ज्यादा चलता है ये स्टॉक। ठीक है, फेडरल बैंक पहला शेयर, दूसरा सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं कि बैंक तमाम जगहों पर अपने ब्रांचेस बहुत तेजी से खोल रहा है, तो निश्चित तौर पर एक्सपेंशन वाले मोड में है और हमारे एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन भी है, तो ये अपने रडार पर ये शेयर ज़रूर रखिए। लेकिन M&M फाइनेंशियल को लेकर अपडेट आया है कि दिसंबर में डिसबर्समेंट 5% बढ़कर 4,900 करोड़ रुपए रहा है। ईयर ऑन ईयर ये फिगर है। हालांकि ये शेयर कमज़ोर है, 250 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। राजेश जी, M&M फाइनेंशियल में कोई ट्रेड बन रहा है क्या? तो देखिए अभिषेक जी, स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस रहा है और हमने देखा था पिछली सीरीज में भी स्टॉक एक दबाव के साथ ही बंद होते हुए दिखा था। हालांकि अगर हम इसके नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक एक अच्छे सपोर्ट के आसपास ही अपने आप को मेंटेन रखने में कामयाब रहा है, जो कि करीब 265 के आसपास के। जब तक ये 265 के ऊपर बना हुआ है, हमें लगता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक में एक पुल बैक का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। जो मेजर इसमें रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है वो करीब 280 के आसपास, और अगर ये 280 को क्रॉस करता है तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग भी प्ले आउट होते हुए दिख सकती है, जो कि स्टॉक को 295 की तरफ लेके जा सकता है। तो जिस तरीके से ये स्टॉक ने अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया को होल्ड आउट किया हुआ है, सीरीज में दबाव था उसके बावजूद भी, तो 265 के स्टॉप लॉस से पोजीशन लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने की सलाह रहेगी। एक पुल बैक का ट्रेड हमें लग रहा है इसमें 280 और 290 की तरफ आते हुए दिख सकता है आगे आने वाले दिनों में। 80 और 290 ये पुल बैक के ट्रेड्स बनेंगे M&M फाइनेंशियल को लेकर। लेकिन चलिए फटाफट, अब 3:20 हो गए हैं। BTST आपको कहाँ पर करना है या फिर STBT, दोनों ही मौके जरा समझ लेते हैं और शुरुआत करेंगे हम ध्वनि के साथ। ध्वनि, आपके हिसाब से कोई फ्रेश ट्रेड है आपके पास BTST के लिए, या फिर आपने जो शुरुआत में सुझाया उसी के साथ जाएं? जी बिल्कुल, मैंने जो स्टार्टिंग में बोला उसमें सिंजन में हमें यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, उनको डेफिनेटली यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करें। और उसके अलावा जो नया यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो SBI कार्ड में मोमेंटम काफी अच्छा बना हुआ है। लास्ट हाफ एन आवर में इसके अंदर जो बाइंग एक्शन है वो भी यहाँ पे काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। आप करंट लेवल से बाय कीजिए। कल के सेशन में इसका जो टारगेट है आपको 789 से 790 और फिर उसके बाद 800 का लक्ष्य इसके अंदर बनता है। स्टॉप लॉस जो आपको है इसके अंदर 763 का मेंटेन करके चलना है। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आता है तो STBT है यहाँ पे, RBL बैंक। RBL बैंक का डेली स्ट्रक्चर यहाँ पे ओवरऑल सजेस्ट करता है कि 290 के पास स्टॉक का काफी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। इंट्राडे चार्ट्स में हमें एक ब्रेकडाउन विटनेस करने को मिल रहा है। करंट लेवल से आप सेल कीजिए। इसका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा तो 285 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। यहाँ पे टारगेट जो है वो 273 का बनता है। 273 का इसमें टारगेट RBL बैंक में बिकवाली की सलाह है, 285 का इसमें स्टॉप लॉस, और SBI कार्ड के लिए भी रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा है ध्वनि की तरफ से। 800 रुपये का लक्ष्य और स्टॉप लॉस बामुश्किल मौजूदा भाव से 12 से 13 रुपये के नीचे का है। ये दो शेयर ध्वनि की तरफ से। रुचित, आपका कन्विक्शन कहाँ पर है? आप क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे? मेरे ये सेम कॉल्स ही रहेंगे। कॉनकोर जो मैंने अभी जस्ट ऑप्शंस में सुझाया है उसी को मैं BTST के लिए भी कैश में लेके जाने की सलाह दूंगा। BTST पर्सपेक्टिव से अगर कैश में देखें तो 870 के नीचे स्टॉप लॉस, 868 के नीचे स्टॉप लॉस रख के लेके जाए और 900 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। और में से स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, आपने तो सुझाया भी है, तो ये कह सकते हैं कि कन्विक्शन को डबल कर देना कि आपने ऑप्शंस के थ्रू तो आपने इसमें स्ट्रेटजी दी है, लेकिन कैश के थ्रू भी इसको आगे कैरी करने की सलाह है। 900 वाली कॉल सुझाई थी रुचित ने 27 के भाव पर, और उसका टारगेट है 40 का, स्टॉप लॉस 19 का, लेकिन कैश में भी आप इसको ले सकते हैं। ये रुचित की तरफ से टारगेट 900 रुपये के, यानी कि मौजूदा भाव से 20 रुपये ऊपर, और स्टॉप लॉस 10 रुपये के आसपास नीचे है, 868 के आसपास। राजेश जी, आपकी नज़र कहाँ पर गई है? कुछ नए मौके, बेहतर मौके, कमाई वाले आपने खोजे हैं क्या अभी?
तो दो स्टॉक हमें लगता है कि बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्टिव लग रहे हैं। उसमें बजाज फाइनेंस को यहाँ पे हम जोड़ना चाहेंगे। अभी हमने M&M फाइनेंस की बात करी, हमें लगता है ये सेक्टर में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो बजाज फाइनेंस में यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आज बनते हुए दिख रही है, और हमें लगता है कि ये एक अच्छा मोमेंटम कल के सेशन में भी एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। तो बजाज फाइनेंस पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 7500 से लेकर 7520 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 7380 के आसपास। और जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी में से हमें लगता है हिंद पेट्रो को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ये स्टॉक में एक अच्छा सस्टेन्ड अप ट्रेंड हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा है। एक साइडवेज कंसोलिडेशन 2-3 हफ्तों का होने के बाद वापस स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट के साइन यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है हिंद पेट्रो को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए 425-428 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 402 के आसपास। HPCL और बजाज फाइनेंस, ये दो शेयर राजेश जी की तरफ से। राजेश जी, रैलीज जरा चेक कीजिए, क्या इसमें मौके नहीं बन रहे हैं? तो अभिषेक जी बिल्कुल, रैलीज में भी एक ब्रेकआउट आते हुए दिखा। एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे स्टॉक ने ऑलरेडी रजिस्टर किया है डेली चार्ट पे। जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे डेली और वीकली चार्ट पे हुए, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन भी बनते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे, जो कि क्लियर साइन है कि ये स्टॉक में एक बड़े मूव भी पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकते हैं। किसी को बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही बाय करना है ये स्टॉक, तो उसके लिए एक छोटा स्टॉप लॉस जो हम सजेस्ट करेंगे वो होना चाहिए करीब 259 का। अगर ये लेवल को होल्ड आउट करता है तो हमें लगता है फॉलो अप बाइंग एक्शन कल के सेशन में भी आते हुए दिखेगी, और अपसाइड में इसमें 272 274 की तरफ ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 274 की तरफ ये शेयर बढ़ता हुआ दिख सकता है। रैलीज इंडिया का बाजार बंद होने में 4 मिनट के आसपास का समय रह गया है, लेकिन एक व्यू लेंगे जरा ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर। गौरांग सर से थोड़ा सा संक्षेप में इसका जवाब चाहेंगे। सुब्रोस आज 12.5% ऊपर है, और अगर हम JT EKT, JBM ऑटो, ये तमाम शेयरों को देखेंगे वहाँ पर भी 7 से 8% के आसपास का उछाल है। सुब्रो पर आपसे विशेष टिप्पणी चाहूँगा गौरांग सर, क्योंकि जब से AC वाली खबर आई ट्रकों में AC मैंडेटरी किया जाएगा 2025 से, तब से इसमें आग लगी हुई है। मार्केट कैप 4000 करोड़ रुपए के आसपास पहुँच गया है। क्या यहाँ से भी स्टीम बचा है शेयर में, या फिर अगर किसी को नया लेना है तो एक करेक्शन का वेट कर लेना चाहिए? गौरांग सर प्लीज अनम्यूट कीजिए सर, समय भी कम है। क्षमा चाहता हूं अभिषेक, क्षमा चाहता हूं। तो ये पूरा उबाल हम देख रहे हैं जो ऑटो एंसिलरी में OEM में, वो इसलिए है क्योंकि PLI स्कीम को लेकर के कुछ घोषणाएं हुई। अब सुब्रोस जैसी कंपनियां सक्षम और मजबूत हैं ही, इसके साथ साथ जो हमें अच्छी लगती है अभिषेक वो है ऊनो मिंडा जैसी कंपनियां है, CI ऑटोमोटिव है, बॉश लिमिटेड जैसी कंपनियां, भारत फोर्ज है। ये सब कंपनियां हमारी खरीदारी की सूची में। सुब्रोस अच्छी कंपनी है, एक तीव्र बढ़त हमने ऊपर के तरफ घोषणा के बाद देखी है। कारोबार भी काफी अच्छा है, लेकिन विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। रह गए मार्केट बंद होने में। मैं सिर्फ शेयर्स तो पूछ लिए जितने पूछने थे, और लास्ट के 2 मिनट में मैं शेयर नहीं पूछूंगा और ना ही आपको लेना है, ठीक है। सिर्फ अपने को 2 मिनट ये बात करनी है कि अच्छा कल अगर ये शेयर अपने को दिख जाए तो एक बार बात कर लेंगे। तो राजेश सर, मैं सिर्फ आपके नोटिस में करवा रहा हूँ, हाँ आप इसमें बाय सेल जो देना हो हम कल ही लागू करेंगे, आज अब कुछ नहीं करेंगे। पारादीप फॉस्फेट नाम की कंपनी है, PARDEEP, दिखा सकते हैं ज़रा दिखाइए, नहीं तो फिर कल की कल बात कर लेंगे, ज़रूरी नहीं आज ही करना होगा इसको। दिखा सकते हैं? यस, ये वाला, ये 8% ऊपर है। मैं BTST नहीं करवाऊंगा सर, कल ही शेयर को नोटिस करें क्या, कल देखें 3 करोड़ शेयर हुए आज इसमें ट्रेड। 5 रुपीज के ऊपर रहे कल तो बिल्कुल इसको फोकस में रखें, और हमें लगता है 75 के ऊपर रहेगा तो अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू होगा कल। ठीक है, तो कल 75 का लेवल एक बार चेक कर लेंगे। आज BTST मत करके जाओ, है ना, कल की कल देखेंगे। 75 के ऊपर अगर मिलता है तो राजेश जी ने ऑलरेडी दिया हुआ है इस पर सिग्नल हमको, तो कल एक बार फिर से पता कर लेंगे। कई बार होता है कि ना बाजार भी बहुत हद तक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है कि वो ब्रेकआउट देगा कि नहीं। क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 1000 शेयरों के आज एडवांसेज हैं। आज 81 पॉइंट का नुकसान है निफ्टी पर। निफ्टी ने अपने लेवल्स को बहुत अच्छे से बचाया, उसमें रिलायंस का योगदान है। मैंने अभी चेक किया थोड़ी देर पहले, रिलायंस टॉप गेनर बन गया। और राजेश सर ने जो दिया ना बजाज फाइनेंस,
ये भी मार्केट की आज काफ़ी हेल्प करता हुआ दिखा। तो ये इन दोनों ने आज काफ़ी हेल्प की। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स तो खैर थे ही थे जो हेल्प कर रहे थे, लेकिन बैंक निफ्टी के लेवल्स पे थोड़ा सा कमज़ोरी आई है। बैंक निफ्टी के लेवल्स पे हमने 47,800 को ब्रेक किया। हमने आपको सुबह भी ये बताया था कि बैंक निफ्टी ही रियल डिसाइडर होगा कि आप चलने जा रहे हो कि नहीं चलने जा रहे, क्योंकि ये ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में रहता है बिकॉज ऑफ लेस स्टॉक्स, बिकॉज ऑफ हायर वैल्यू एंड बिकॉज ऑफ वेटेज ऑफ द स्टॉक्स। ये 3-4 वजह हैं जिसकी वजह से आपको वल्नरेबल ज़्यादा दिखेगा बैंक निफ्टी। इसलिए जिन लोगों को ज़्यादा एक्साइटमेंट रहते हैं वो बैंक निफ्टी में रहते हैं। खैर एनी हाउ, फिर भी हम जरा क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए आपको दिखाई रहे हैं कि कौन कौन से शेयर्स आज चले हैं। स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे हो सभी शेयर्स को। और इसके अलावा जो मार्केट के अंदर कुछ और शेयर्स भी हैं, जैसे वोल्टास मैंने लिख रखा था कॉपी पे, और एकल फाइनेंस जिसके बारे में जिक्र हुआ, ये सारे शेयर्स हम कल फिर से चेक करेंगे। छोटे शेयर्स की कैटेगरी में आज स्पार्क का दिन काफ़ी अच्छा था, लेमन ट्री काफ़ी अच्छे से चला, अल कार्गो काफ़ी अच्छे से चला, कल इसकी एडजस्टमेंट हुई है। और बड़े शेयरों में डिविस, सन फार्मा, कोल इंडिया, सिप्ला ने आज काफ़ी दम भरा है। आज ऑटो की थोड़ी पिटाई हुई है, कोई बात नहीं, वो तब की तब देखेंगे। बहुत शुक्रिया ध्वनि आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। रुचित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाला, बेहतरीन ऑप्शन स्टेट दिए। राजेश सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, नए साल पे आज आपको साथ हमको मिला। और गुरांग सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाल के आज हमसे बातचीत की। आप सभी का बहुत शुक्रिया। मेरे को और अभिषेक को आप इजाज़त दे सकते हैं। अगला कार्यक्रम होगा कल का बाजार या कल की तैयारी।